हेलो बच्चों, मैं अनुज कुमार, आपका हिंदी सर। और आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ नंबर 3, जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। इससे पहले हम पहला और दूसरा पाठ पढ़ चुके हैं, तो उसके प्रश्न उत्तर भी आपने किए होंगे। तो बच्चों, चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। हिमालय की बेटियां नामक पाठ के लेखक हैं नागार्जुन। यह एक प्रकार का लेख है। लेख क्या होता है? लेख एक प्रकार का निबंध की तरह की एक रचना होती है, जिसमें हम किसी विषय वस्तु को सारगर्भित तरीके से रख पाते हैं। अब हम थोड़ा लेखक नागार्जुन के बारे में जान लेते हैं, जो इस पाठ के लेखक हैं। इनका जन्म हुआ 1911 में, यानी 1911 में। इनकी मृत्यु हुई 1998 में, 1998 में। तो इनका लगभग जीवन काल 87 वर्ष का जीवन काल रहा और इनका जन्म दरभंगा, बिहार में हुआ। लेखक के बारे में हम इतना ही जानेंगे, क्योंकि इतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हम पाठ पर आते हैं। तो आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ का नाम है हिमालय की बेटियां। हम सभी जानते हैं कि हिमालय एक विशाल बड़ा पर्वत है। आपने भी जरूर इसका नाम सुना होगा, जो हमारे उत्तर दिशा में स्थित है। यानी हम जहां रहते हैं, सबसे उत्तरी दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है। और हमें यह भी पता है कि हिमालय से बहुत नदियां निकलती हैं, बहुत सी नदियां हिमालय से निकलती हैं। तो उन्हीं नदियों को यहाँ पर हिमालय की बेटियां कहा गया है। क्यों कहा गया है, ये अब हम इस पाठ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से जब हिमालय की बेटियां नदियां हैं, तो एक प्रकार से उनका पिता हिमालय हुआ, क्योंकि उसी से वो नदियां छोटे रूप में निकलती हैं और बाद में समतल मैदानों में जाकर अपना विशाल रूप धारण कर लेती हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। ये लेखक बता रहा है कि अभी तक, लेखक कौन है? नागार्जुन, वह बता रहे हैं, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। ये किसके बारे में बता रहा है? ये नदियों के बारे में लेखक बता रहा है कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, गंभीर यानी शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी, यानी जो अपने आप में ही रहे, ऐसी लगती थी। कौन लगती थी? नदियां लगती थी और लेखक को लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। यानी संभ्रांत मतलब शिष्ट या कुलीन, जो एक अच्छे रूप में देखते हैं, जो अच्छी महिला होती है, शिष्ट महिला होती है, उसकी भांति वे दिखाई देती है, प्रतीत होती है। नदियां, उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। ये लेखक बोल रहा है। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, यानी लेखक बता रहा है कि हिमालय के जब मैं ऊपर चढ़ा, एक प्रकार से वह उसका मानवीकरण कर रहा है, एक आदमी की तरह उसको प्रयुक्त कर रहा है। इसलिए लेखक हिमालय के बारे में कंधे शब्द का प्रयोग कर रहा है कि जब मैं उसके कंधे पर चढ़ा, यानी उसके ऊपर चढ़ा, तो वे कुछ और रूप में सामने थी। कौन थी? नदियां। मैं हैरान था कि ये दुबली पतली गंगा, गंगा एक नदी का नाम है, हम सभी जानते हैं। यही यमुना, यमुना भी नदी है। यानी दुबली पतली, ये सब नदियों के नाम है। दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भावभंगी, भावभंगी मतलब एक तरह से हाव भाव, भावभंगी
हाव भाव, यानी किस प्रकार से वो चलती हैं या बहती हैं, उनके हाव भाव। भावभंगी मतलब हाव भाव। इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास, यानी जो जोश, उनकी जिज्ञासा कहाँ गायब हो जाता है, मैदान में जाकर। यानी लेखक यह बता रहा है कि जब मैं एक दिन हिमालय के ऊपर चढ़ा तब तो वो नदियां बहुत दुबली पतली थी, लेकिन जब ये मैदान में जाकर बहती है तो ये इतना विशाल रूप कैसे धारण कर लेती है, इसके बारे में, इसको देखकर लेखक हैरान हुआ। आगे क्या बता रहा है लेखक, देखिए। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल मतलब जिज्ञासा, उतावलापन और विस्मय यानी आश्चर्य, विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर होता है। बेटियां नदियों को कहा है लेखक ने, और वो बता रहा है कि मैं जब किसी लड़की को या कली को देखता हूँ तब भी जब मेरा ध्यान अटक जाता है तब भी मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता जितना इन बेटियों की बाल लीला, यानी जब वो हिमालय के ऊपर बाल लीलाएं करती हैं नदियां। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा जब वह जन्म लेता है, बाल्य अवस्था में होता है, तो वो एक प्रकार से बाल लीला करता है, उसी प्रकार लेखक ने बताया है कि हिमालय उसका पिता है और वो उसकी गोद में रहकर बहुत सारी बाल लीलाएं करती है, यह लेखक बता रहा है। आगे देखो, कहाँ ये भागी जा रही है, यह पूछ रहा है अपने आप से, कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त ही है। यानी जब वो नदियां बहती है तो लेखक बताता है कि विराट मतलब बहुत अधिक प्रेम हिमालय इनसे करते हैं, फिर भी ये भागी चली जा रही है। वह कौन सी बात है जो इनके हृदय को, यानी इनके मन को अतृप्त ही रखती है, मतलब जिससे उनको तृप्ति ना मिले। तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, यानी बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां एक प्रकार से गहरी खाई को बोलते हैं, गहरे गड्ढे को घाटियां बोलेंगे। बंधुर अधिकताएं मतलब पहाड़ी के ऊपर बना हुआ समतल भाग, जिसको हम अधिकताएं बोलेंगे। सरसब्ज यानी हरा भरा। उपत्यकाएं यानी एक प्रकार की घाटी, तराई, खाई, इसको उपत्यकाएं बोलेंगे। और अधिकताएं, पहाड़ी के ऊपर का समतल भाग को हम अधिकताएं बोलेंगे। ऐसा है इनका लीला निकेतन यानी घर होता है, और लीला जो क्रीड़ाएं करते हैं उनको लीला बोलते हैं। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार एक पेड़ होता है, हमें पता है। तो देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सपेदा, केल, ये सभी पेड़ों के नाम है कि जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। ये लेखक अपने आप से बातें करते हुए बोल रहा है कि जब ये खेलते खेलते दूर निकल जाती हैं ये नदियां, हिमालय की बेटियां, तो ये बहुत सारे पेड़ों के बीच के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा, इसलिए यह दूर तक निकल जाती है, ये लेखक सोच रहा है। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। यानी लेखक बता रहा है कि जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं उनसे जाकर अगर हम पूछते हैं तो उत्तर में विराट मौन के सिवा, मौन यानी चुपचाप रहना के सिवा उनके पास रखा ही क्या है। यानी एक प्रकार से हिमालय अपने आप में चुप है। आगे देखो, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कुबा, कपीस, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि ये सभी नदियों के नाम हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र अपने आप में बड़ी नदियां हैं, और ये जो बाकी नदियां हैं ये इनकी सहायक नदियां हैं, यानी ये इससे जाकर मिलती है। हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं, ये सभी हिमालय से ही निकलती हैं और
एक प्रकार से उनकी बेटी के रूप में लेखक ने बताया है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, ये बता रहे हैं स्वयं में कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जब निकलती हैं तो ये एक प्रकार से छोटे रूप में होती है, और जब इनकी सहायक नदियां जैसे रावी, सतलज, व्यास, चेनाब इत्यादि इसमें मिलती हैं तब यह अपना बड़ा रूप धारण करती हैं, विस्तृत रूप धारण करती है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की, अब लेखक हिमालय को दयालु बता रहे हैं, यानी सब पर दया करने वाले। पिघले हुए दिल की एक एक बूंद, फिर लेखक बता रहा है कि हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दोनों महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। यानी जब ये नदियां बहती हुई नदियों की ओर समुद्र की ओर प्रवाहित होती है, यानी बहती है, मतलब हिमालय से जो बर्फ पिघलती है उसका पानी बनकर यह नदियों में बहने लगता है, और यह एक धीरे धीरे बड़ा रूप धारण करने लगता है और समुद्र की ओर प्रवाहित होने लगता है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं, नागार्जुन बता रहे हैं कि समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, कि मतलब उसका बहुत अच्छा भाग्य है कि वह हिमालय की बेटियों का हाथ पकड़ने का उसे मौका मिला। किसको? समुद्र को। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। अब लेखक बता रहे हैं कि जिन्होंने इन नदियों को मैदानों में बहते हुए देखा है तो उनके ख्याल में तो शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में, यानी हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती थी। एक प्रकार से उन्हें अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि जो उसे वहां हिमालय के ऊपर जाकर देखेगा उसे ही यह पता चलेगा कि ये नदियां हिमालय की गोद में कैसे खेलती हैं। आगे देखिए, माँ बाप की गोद में नंग दड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ। लुभावना यानी बहुत आकर्षित करने वाला, बहुत अच्छा लगने वाला। तो लेखक बता रहा है कि भले ही पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही नहीं हो, यानी जो पहाड़ों में रहते हैं वो व्यक्ति हमेशा इन नदियों को देखते हैं, इसलिए लेखक बता रहे हैं कि शायद उन्हें यह तो लेखक बता रहे हैं कि पहाड़ी आदमियों के लिए यह भले ही आकर्षक न हो, लेकिन मुझे तो इसे देखकर बहुत लुभावना, बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। यानी एक प्रकार से लेखक ने यहाँ हिमालय को नदियों का पिता कहा गया है और समुद्र को नदियों का पति। तो इस प्रकार से हिमालय और समुद्र के बीच एक प्रकार का रिश्ता लेखक ने महसूस किया है। तो एक प्रकार से हिमालय ससुर हुए और समुद्र उनका दामाद हुआ। यह लेखक अपने आप में कल्पना करते हुए इस रिश्ते को बताता है। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। कालिदास की एक रचना को याद करते हुए लेखक बता रहे हैं कि कालिदास के विरही यक्ष ने एक बार उनके रचना में बता रहे हैं कि कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा, यह भी एक नदी है, वेत्रवती भी बोलते हैं उसको, बेतवा भी बोलते हैं, नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। यानी एक बात जो कालिदास ने अपनी रचना में लिखी थी वह लेखक को याद आ गई। उसमें कालिदास बता रहे हैं यक्ष, जब कालिदास एक बादल के माध्यम से अब यक्ष यक्षिणी को संदेश भेजते हैं
तो वह बादल को, मेघदूत यानी बादल, तो बादल को बोलते हैं कि अगर तुम जाओ तो रास्ते में यदि तुम्हें वेत्रवती बेतवा नदी मिले तो तुम उसे अपना प्रेम देते जाना, यानी तुम थोड़ी वहां पे पानी की बूंदे बरसाते हुए जाना, जिससे तुम्हारा प्रतिदान हो जाएगा, यानी तुम उससे अपना प्रेम दे सकोगे। तो इस प्रकार तुम वहां पर थोड़ी बारिश कर देना, जिससे तुम्हारा प्रेम वेत्रवती नदी को प्राप्त हो सके। तो यह लेखक ने बताया है। वह प्रेषी, यह तुम्हारा प्रेम, लेखक बता रहे हैं कि वह प्रेषी तुम्हारा प्रेम पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी, यह लेखक ने बताया। इसके बाद यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई, ये नागार्जुन बता रहे हैं, और सोचा कि शायद उस महाकवि कालिदास को भी नदियों का सचेतन यानी बहुत होश में रहना, सचेतन यानी होश के साथ सचेतन रूपक पसंद था। यानी दरअसल जो कोई भी नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा मतलब अलग अलग, दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इस नतीजे पर ही पहुंचेगा, यानी उसका परिणाम निकाल सकेगा। आगे लेखक एक और लेखक को याद करते हुए बताते हैं, काका कालरेकर ने नदियों को लोकमाता भी कहा है। यानी बहुत से कवि हुए हैं, बहुत से लेखक हुए हैं जिन्होंने नदियों पे रचना करके बहुत से रिश्तों को दर्शाया है, बताया है। तो इसी प्रकार एक लेखक काका कालरेकर ने भी नदियों को लोकमाता कहा है। जिस प्रकार नागार्जुन ने नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है, उसी प्रकार काका कालरेकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। और भी बहुत से लेखक और कवि हैं जिन्होंने अलग अलग रिश्ते नदियों के लिए बनाए हैं या उनको दर्शाया है। आगे देखिए, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। फिर लेखक नागार्जुन बताते हैं कि जब हम इन्हें माता बनने से पहले यदि इन्हें बेटियों के रूप में हम देख लें तो इसमें क्या बुराई है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा कहा है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। आगे लेखक बता रहे हैं कि इसमें प्रेयसी मतलब प्रेमिका की भावना में देखें तो भी कैसा रहेगा, ऐसे अपने आप से पूछ रहा है लेखक। यानी उसमें भी कोई बुराई नहीं है। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम उसके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग एक जगह का नाम है जो तिब्बत में है। तो थोलिंग की बात है, लेखक अपने एक घटना को याद करते हुए बताता है कि थोलिंग में तिब्बत की बात है। मन उचट गया था। उचटना मतलब मन न लगना, कभी कभी मन उचट जाता है ना, उसी प्रकार मन न लगना। तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। सतलज नदी का नाम है। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। यानी लेखक बता रहे हैं कि जब एक दिन की बात है, जब मैं थोलिंग तिब्बत में था, तब मेरा मन नहीं लग रहा था, मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैंने सतलज नदी के किनारे में जाकर बैठ गया। तो उस समय दोपहर का समय था। मैंने पैर नदी के अंदर लटका दिए। थोड़ी देर में उस जल ने एक दवा के रूप में काम किया और प्रगतिशील जल ने अपना असर दिखाया। तो उसके पानी की जो लहरें थे पैरों से टकरा के पूरे उससे तन और मन दोनों ताजा हो गए। तो फिर जब उसकी तबीयत ठीक हो गई लेखक की, तो वह अपने आप में एक गाना गुनगुनाने लगा। उसने यह गाना गुनगुनाया। देखिए क्या गुनगुनाता है।
देखो, जे हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुद्रित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। जब लेखक को अपने आप में उसका मन अच्छा हुआ, अच्छा महसूस किया, तबीयत सही हुई, तो वह गुनगुनाने लगा। लेखक नागार्जुन गुनगुनाने लगा। उसने बताया, उसने एक प्रकार से सतलज नदी को बहन बताया, और उसने बताया कि तुम्हारी मतलब जो लीलाएं हैं, तुम्हारी क्रियाएं हैं, क्रीड़ाएं हैं, वो बहुत ही आश्चर्य में डालने वाली हैं। इससे मेरा सारा आलस उड़ गया, मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ कि तुम हिमालय की बेटी हो और प्रकृति के नदी के चित्रित पट पर अपनी अद्भुत लीलाएं दिखा रही हो, इसलिए तुम्हारी जय हो, सतलज बहन तुम्हारी जय हो। तो इस प्रकार यह अपना लेसन आज हमने पढ़ा। जरूर आपको समझ में आया होगा, और इसे अच्छे से एक बार और पढ़ें। तो कल अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे कल, और कल शब्दार्थ भी लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपको क्लास वर्क नोट में करना है, शब्दार्थ क्लास वर्क नोट में करना है। उसके बाद होम और भाषा की बात भी करेंगे। उससे पहले आपके लिए आज एक होमवर्क है। होमवर्क में क्वेश्चन है, अनुमान और कल्पना में प्रश्न नंबर 2। यह प्रश्न है, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए। यानी नदियों से क्या लाभ होते हैं, और इस विषय पर 20 पंक्तियों का आपको एक निबंध लिखना है, और ये आपको होमवर्क नोट में करना है, सभी को करना है। यानी अनुमान और कल्पना। क्वेश्चन नंबर 2, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए, और इस विषय पर 20 पंक्तियां आपको एक निबंध के रूप में लिखनी है होमवर्क नोट में। और कल अपन इसके क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ और भाषा की बात करेंगे। ठीक है, और सभी को पढ़ना है। धन्यवाद।